नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बच्चों द्वारा किए गए अपराध और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। बचपन में गलत माहौल और विवेक की कमी के कारण कई बार संगीन अपराध हो जाते हैं। बच्चे जब गैर कानूनी काम करते हैं तो मामला काफी संवेदनशील हो जाता है। एनसीआरबी के तहत उन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। इस समय 16 से 18 वर्ष के अपराधियों की संख्या 54% से लेकर बढ़ गई है और ये 66% पर आ गई है। इन बच्चों के साथ आम अपराधियों की तरह निपटना सही नहीं होता। इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है। देश में बच्चों द्वारा किए गए गैर कानूनी काम के लिए बाल अधिनियम के स्थान पर 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हुआ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी माना जाता है। बाल अपराध के लिए एज लिमिट आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई है। अगर किसी आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम हो तो उस आरोपी का मुकदमा अदालत के स्थान पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार में जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला जी, जो कि आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी आज हमें देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होगा और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और फोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों द्वारा किए गए अपराध पर कानूनी जानकारी आज आप ले सकते हैं और इसको लेकर आपका कोई भी सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे, कानूनी तौर पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नाबालिग को कैसे परिभाषित किया गया है? जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है इसमें बेसिकली दो तरीके की डेफिनेशन है। इसमें एक डेफिनेशन है जो कि चाइल्ड को डिफाइन करती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ चाइल्ड, और एक डेफिनेशन है वो ये डिफाइन करती है कि एग्जैक्टली जुवेनाइल है कौन। ये बेसिकली दोनों डिफिनेशन कहीं ना कहीं सेम ही है, क्योंकि जो जुवेनाइल है उसके बारे में ये कहा गया है कि जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं है। और इसमें जो डेफिनेशन है चाइल्ड की, उसमें ये कहा गया है कि वो उसको जो है चाइल्ड माना जाएगा जिसकी आयु 18 साल से कम है। तो जो वर्ड यूज किया गया है जुवेनाइल एक पर्पज से यूज किया गया है। अपन आमतौर पर देखते हैं कि जो सीआरपीसी या फिर आईपीसी जैसे जो एक्ट है उसमें एक्यूज और ऑफेंडर जैसे वर्ड यूज करे गए हैं। बिल्कुल जी। तो उस चीज को एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए वर्ड यूजुअली यूज होता है कि वो बच्चे के अंदर, क्योंकि ये जो पूरा एक्ट है ये एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच के साथ ही एक्ट रखता है। तो आप अगर इस पूरे एक्ट को देखेंगे तो इस एक्ट में कहीं भी हार्श वर्ड इस एक्ट में कहीं यूज नहीं किए गए हैं। जैसे कि एक्यूज और विक्टिम एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल, तो ये तो थी परिभाषा शुक्ला जी। अब हम अगर आगे बढ़े और बात करें अपराध के लिए, अगर बच्चे को सजा होती है तो कब स्पेशल होम में भेजा जाता है उनको, और कब रिमांड जो है होम में भेजा जाता है, और क्या अपराधी बच्चों को जेल भी भेजा जाता है? जी, अभी ये देखिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर जैसे एक नाबालिग बच्चे ने एक अपराध कमिट किया है और ये अपराध पुलिस स्टेशन के आता है संज्ञान में। तो बेसिकली पुलिस स्टेशन में भी क्या होता है कि एक ऐसा यूनिट होता है जो कि जुवेनाइल के अपराधी जो होते हैं उनको हैंडल करता है। और अगर इनकेस वो ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर जो जुवेनाइल ऑफिसर को देखता है वो नहीं है, तो भी इसको जो पुलिस स्टेशन में जो भी कंसर्न ऑफिसर वो हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद ये प्रावधान है कि उसको आप लॉकअप में नहीं रख सकते, आप उनको रिमांड में नहीं भेज सकते, आपको 24 घंटे के अंदर उनको जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा जी। और अब उनको जब तक प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं आपको उनको बहुत ही सेफली रखना पड़ेगा।
वो एक्ट में स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया गया सेफली और इन ऑब्जर्वेशन सेंटर फॉर मिनिमम 24 आवर्स, क्योंकि आपको 24 घंटे के अंदर उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे प्रोड्यूस करना ही करना है। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। और एक बार जब उसको आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे उसको पेश करते हैं तो फिर उस दिन से ये काउंट किया जाता है कि इंक्वायरी कितने दिन में कंक्लूड करना है। और अगर इसमें भी दो तरीके के होते हैं। एक जो इंक्वायरी चलती है विद रिस्पेक्ट टू सीरियस ऑफेंसेस और एक इंक्वायरी चलती है विद रिस्पेक्ट टू जो कि बहुत ही ज्यादा जो है गंभीर तरीके के अपराध होते हैं। तो जो मतलब बेसिकली सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, आपको उसकी इंक्वायरी जो है 4 महीने के अंदर कंडक्ट करना है और आप मैक्सिमम इसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं 2 महीने का। ठीक है। और ये जो इंक्वायरी के दौरान आप उसको जेल नहीं भेज सकते, आपको उनको ऑब्जर्वेशन होम में ही रखना पड़ेगा। और एज फार एज हीनियस ऑफेंसेस होते हैं तो उसके लिए आप जो परमिशन लेके एक्सटेंड कर सकते हैं और आपको उसी परमिशन के हिसाब से ही आपको अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करना पड़ेगा। और जो नॉर्मल अपराध होते हैं उसमें अगर आपने एक्सटेंशन आपको 2 महीने के ज्यादा मिल सकता है तो टोटल एक्सटेंशन आपको मिलेगा 6 महीने का। उसमें कंक्लूड नहीं होती तो इंक्वायरी अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर सर कि जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 के जो मुख्य प्रावधान हैं जिसमें अमेंडमेंट किया गया है वो क्या है? अभी देखिए इसमें अगर एक ओवरऑल देखा जाए ये जो अमेंडमेंट बिल है इसमें जो अडॉप्शन के इश्यूज से भी काफी और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे जो है डाली गई है जी। इसके पहले जो कि कोर्ट का भी काफी लंबा प्रोसेस होता था अगर एडॉप्शन की बात होती, मे बी इंट्रा कंट्री एडॉप्शन और लाइक इंटर कंट्री, चाहे एक राष्ट्र से अगर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र में अडॉप्ट करना चाह रहा है बच्चे को तो उसके रिगार्डिंग। तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बेसिकली जो पावर जो है जो कि काफी हद तक के जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में जो है सेंट्रलाइज करके दी गई है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम भी आ जाता है। ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज लाइक अ वेरी बिजी ऑफिस, तो एक और एडिशन उनके ऊपर भार आ गया है ये सब चीजों को लेके। और उसके अलावा भी इसमें अपराध के बारे में भी डिस्ट्रिक्शन करा गया है। अभी जैसे कि जो पहले सीरियस ऑफेंस को लेके उस पे जो परिभाषा में लिखा गया था कि जो वो है क्या मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल को ये लोग जो है सीरियस ऑफेंसेस के दर्जे में रखे जाते थे। अभी ये जो 2021 का अमेंडमेंट बिल आ रहा है इसमें उन्होंने मिनिमम पनिशमेंट को हटा दिया है। तो उसमें से मैक्सिमम कैप ही रखी है बस जो 7 साल वाली, और बाकी मिनिमम कैप को हटा दिया है। तो ये सब कुछ है इसमें जो कि मेरे को लगता है जरूरी भी है। प्लस बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ही लेके आ रहे हैं जो इनके ऑब्जर्वेशन सेंटर होते हैं उसके रखरखाव को लेके, और जो इसमें ऑफिसर्स होते हैं, आई मीन जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो कॉम्पिटेंसी को लेके भी और जो ज्यादा चीजें फिल्टर की गई हैं क्योंकि बेशक अच्छे से अच्छे लोग हैं तो अच्छा एक वो निकलता है। ठीक है, बिल्कुल अहम जो जानकारी है आपने इसको लेकर दी है। अगर हम यहाँ पर जुवेनाइल बिल में किए गए संशोधन की बात करें तो किसके तहत नाबालिग के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबे समय से चल रहा हो तो इस मामले का जो निस्तारण है वो 6 महीने के भीतर नहीं हो पा रहा, तो ऐसी परिस्थिति में उस मामले को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। इसके बारे में भी जानकारी दीजिए, कैसे वो खत्म होगा और इतना लंबा चलेगा तो अगर कोई केस। देखिए इसमें एक बेसिकली विषय आ जाता है, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि अगर कोई नॉन सीरियस ऑफेंस है वो तो जो सेक्शन 14 के हिसाब से आपको 4 मंथ्स के अंदर कंक्लूड करना है। और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे एप्लीकेशन देके एक्सटेंशन मांग सकते हैं और वो एक्सटेंशन मैक्सिमम उनको जो है 2 महीने का ही एक्सटेंशन मिल सकता है। तो टोटल उनको एक्सटेंशन मिलेगा जो 6 महीने का विद रिस्पेक्ट टू सीरियस ऑफेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द हीनियस ऑफेंसेस। जी जी। तो अगर वो जो है जो सीरियस ऑफेंसेस है जिसकी सजा जो 7 साल तक है उसको अगर वो जो 6 महीने में नहीं कंक्लूड कर पाएंगे तो टर्मिनेट हो जाएगी। अब आ जाते हैं हीनियस ऑफेंसेस के बारे में।
तो बेसिकली हीनियस ऑफेंसेस के जो है विद रिस्पेक्ट टू द हीनियस ऑफेंसेस जो है एक्सटेंशन परमिशन तो सीख कर सकते हैं, बट इस एक्ट में ये कहीं नहीं किया गया है कि एक्सटेंशन मैक्सिमम हम जो है कितने महीने का सीख कर सकते हैं या उस एक्सटेंशन करने के बाद उनको कितने महीने में कंक्लूड करना है, क्योंकि ये बेसिकली हीनियस ऑफेंसेस हैं और अपन सब जानते हैं हीनियस ऑफेंसेस है जैसे जो कि गैंग रेप हो गया या मर्डर हो गया या और भी अलग तरीके के हो गए, जो कि किडनैपिंग हो गए, रैंसम हो गया, एक्सेट्रा। तो मेरे को लगता है कि विद रिस्पेक्ट टू दी हीनियस ऑफेंसेस उन्होंने कहीं ना कहीं एक रूम दे रखा है कि आपके पास थोड़ा सा लेवरेज है अगर आपको ट्रायल में भी समय लग रहा है तो बट हाँ, आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल जो है सीरियस ऑफेंसेस पे अप्लाई करती है जिसकी सजा 7 साल से कम है या 7 साल तक है। ठीक है, बिल्कुल। सजा कैसे है और क्यों है ये आपने हमें बताया है, अहम जानकारी दी है। और भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर आपसे जानकारी लेंगे, कैसे कैसे जो है रिपोर्ट इसमें होती है और किन हालातों में क्या कुछ नियम कायदे कानून है, उसकी जानकारी भी हमारे साथ कॉलर अशोक जुड़ चुके हैं, उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। अशोक जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका अधिवक्ता जी से, बताइए। आवाज मिल रही है आपको अशोक जी? चलिए फिर से कोशिश कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने की, जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। शुक्ला जी, अब सोशल रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये होता है और किन हालातों में बनाई जाती है, इसको बनाने के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो क्या होते हैं? तो देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है सोशल रिपोर्ट जी, और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत हद तक के जो अप्रोच है एक जो बोर्ड का, जस्टिस बोर्ड का, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, वो बहुत हद तक के इसी रिपोर्ट पे डिपेंडेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि ये मैं जैसे आपको ये चीज जो है फिर से बोलूंगा कि ये एक रिफॉर्मेटिव लेजिस्लेशन है। ये एक को जो डिफरेंट लेजिस्लेशन नहीं है जहाँ पे आप एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच ही रखते हैं। तो ये जो सोशल रिपोर्ट होती है ये एक बच्चे के स्किल्स, बिहेवियर और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एबिलिटी, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, हाउ ही हैज बीन ब्रॉट अप, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेक्चुना, उसके अंडरस्टैंडिंग जो उसने अपराध करा है या उसकी अप्रोच अपनी लाइफ में आगे के लिए, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक्चुअली अगर ये कहना चाहिए कि ये बाइबल है उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि वो उसके बारे में हर चीज बताती है। ठीक है, तो कौस्तुभ जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर मैं आपसे जो है बात जारी रखूंगी। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, पूछिए अशोक जी क्या सवाल है आपका, बताइए। हाँ सर, ये सवाल है कि मेरे बेटे का 498 का दहेज का मामला चल रहा है और उसको 9 साल हो गए हैं। मेरे बेटे का दहेज का मामला चल रहा है 498 का, उसमें 9 साल हो गए हैं जी, और एक्स पार्टी डाइवर्स भी हो चुका है। बहू ने बयान भी दे दिए हैं कि इतना दहेज मांगा न मारा पीटी की। अब अगले गवाह की बारी है, बयान दिए हुए बहू को 3.5 साल हो गए, लेकिन उसके बाद कोई भी गवाह नहीं आ रहा है। हमने कई एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई कि इस पत्रावली को बंद किया जाए, केस को रद्द किया जाए, इनको कुछ नहीं कहना है, कोई आ नहीं रहा। तो इसमें अब क्या करना है, क्या इनका जो समाधान निकल सकता है? जी, आपका मैं जो सवाल समझ गया, तो आपके लिए एक और विकल्प है कानून में जो आपके लिए उपलब्ध है, वो है जो सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर आप माननीय उच्च न्यायालय का भी आप जो दरवाजा खटखटा सकते हैं याचिका प्रस्तुत करके, ये कहते हुए कि ये जो ट्रायल में 9 साल से ज्यादा का विलंब है और अभी तक एक ही विटनेस एग्जामिन हुए हैं और बाकी विटनेस आ भी नहीं रहे हैं और एक्स पार्टी डाइवोर्स भी हो गया है आपका, तो और ये आपके लिए बहुत बड़ा जो कि बहुत बड़ा इस तरीके से देखा तो आपके ऊपर ही हैरेसमेंट है, इतना जो है लॉन्ग और प्रोलॉन्ग लिटिगेशन, तो वो आप कर सकते हैं। 482 का एक रास्ता आप अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ। बात अब कर लेते हैं हम, क्या बाल अपराध के जो कानून है अगर हम हर राज्यवार तरीके से देखें तो क्या अलग अलग हर राज्य में इसके कानून हैं? अलग अलग राज्य अलग अलग जो है अपने हिसाब से सजा का प्रावधान रखता है। इसके लिए भी पहले अपने को थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर एक तरीके से जो देखा जाए तो जो सबसे पुराना लेजिस्लेशन अगर इसमें आया था तो एक अप्रेंटिसशिप एक्ट आया था 1860 में। उसमें तो पहली बार तो बाल अपराधियों को लेकर जो कि सजा का प्रावधान था, फिर उसके बाद अलग अलग राज्य के आने लगे।
जैसे कि मद्रास चाइल्ड एक्ट आया था 1920 में, आई थिंक जी। उसके बाद बॉम्बे चिल्ड्रंस एक्ट 1922 में, ऐसा फिर एक आया जो चिल्ड्रंस एक्ट 1960 में। तो जो चिल्ड्रंस एक्ट 1960 वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन जो कि सेंट्रल लेजिस्लेशन था इंडिया के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस। और फिर जो 1986 का भी एक्ट आया, उसके लिए भी इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हमने जो सिग्नेटरी रहे हैं उसको भी जो मद्देनजर रखते हुए और उनको भी ऑनर करते हुए अकॉर्डिंगली हमने हमारे जो प्रोविजन लेके आए। बट एक इम्पोर्टेंट चीज उसमें ये थी, और उसके बाद की भी सब्सिक्वेंट जो कन्वेंशन है जिसकी वजह से अमेंडमेंट भी आया, कि आप आप जो सजा देते हैं जी, वो आपकी वो जो सभी के लिए एक तरीके की ही होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक राज्य में अलग आप जो सजा दे रहे हैं दूसरे राज्य में अलग सजा दे रहे हैं। तो ये एक सेंट्रल एक्ट है और ये पहले कभी हुआ करता था, अब ये की नहीं होती है। अब आपको एक ही तरीके की सजा होती है। हाँ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का डिस्कशन है उस रिपोर्ट के बेसिस में, जो सोशल आपने जो रिपोर्ट की जो आपने बात करा, इट्स लाइक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके बेसिस में और जो गवाह के बेसिस में कि जो है प्रपोर्शनेटली जो सजा क्या देना है, तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का डिस्कशन होता है। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि जो कि लेजिस्लेशन एक है और वो है सेंट्रल लेजिस्लेशन, व्यक्तिगत से ज्यादा नहीं। ठीक है कौस्तुभ जी, अब एक बड़ा गंभीर सवाल है, काफी महत्वपूर्ण, जो अक्सर सामने आता है कि जो गंभीर अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है वो कितना है, और गंभीर अपराधों की अगर हम परिभाषा की बात करें तो गंभीर अपराध की परिभाषा है क्या, किस श्रेणी में इसको लिया गया है? अब इसका भी बैकग्राउंड बताऊंगा मैं। 2015 या 2014 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया गया था, उसका नाम था कन्वेंशन ऑन राइट टू चाइल्ड। उसमें ये कहा गया था कि कैपिटल पनिशमेंट और लॉन्ग टर्म लाइफ सेंटेंस को उन्होंने एबॉलिश करने की या उसको ना देने की बात उस जो कन्वेंशन में कही गई थी। तो उसी का रिफ्लेक्शन हमारे एक्ट में भी है। ये चीज कहीं नहीं है कि अगर कोई अगर जुवेनाइल हीनियस क्राइम करता है तो उसको जो है डेथ सेंटेंस मिले, वो चीज नहीं है, और ना ही लाइफ सेंटेंस का प्रावधान है। तो लाइक एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो चीज हीनियस क्राइम में उसको दी जा सकती है। और उसका जो ट्रायल भी जो होता है वो जो चिल्ड्रन कोर्ट्स में ही होता है एक्चुअली, और वो एक जो सेशन जज के ही इक्विवेलेंट के ऑफिसर रहते, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और एक एडल्ट की ही तरह ट्रायल चलता है वो जो इसमें जो रहते हैं हीनियस क्राइम। जी। और अगर जी कोई भी बच्चा अगर जी बात कंप्लीट कीजिए आप, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगी। 21 साल तक के तो ये प्रावधान है ही कि उनको ऑब्जर्वेशन रूम में या फिर उनको जो केयर सेंटर्स होते हैं वहां रखा जाएगा। बट हाँ, अगर उनको जो सजा एक बार मुकम्मल हो गई है फिर उसके बाद उनको बाकी की सजा पूरा करने के लिए नॉर्मल जेल भेजा जाता है। ठीक है, जब कोई बच्चा अपराध करता है तब पुलिस कैसे इस पर कार्रवाई करती है, और क्या उसे हवालात में रखा जाता है, किस कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है? जैसे आपने खैर इसको लेकर जानकारी भी दी है, और अगर उसके नाम की बात करें, उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो उसको गुप्त रखा जाता है? ये देखिए क्या है, बेसिकली इसमें कोई जो नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता कि आज ये पुलिस आ रही है, आपको बेसिकली हाथ में हथकड़ी पहना रही है या आपको लॉकअप में आप रख रही है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। अगर कोई जुवेनाइल अपराध कमिट करता है तो या अपराध कमिट करता है तो उसको आप बिल्कुल एक नॉर्मल ही रखते हैं। और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ऑब्जर्वेशन सेंटर या फिर क्योंकि एक्ट में स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया गया है कि जो कि सेफली, तो अब वो लॉकअप तो ऑब्वियसली इस एक्ट के हिसाब से सेफ जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और भी आदतन अपराधी भी रहते हैं जो कि मानसिक रूप से जुवेनाइल से और भी ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये सब चीज के मद्देनजर एक जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो इसमें नहीं अडॉप्ट होती है। और हाँ, आपने बात बिल्कुल सही कही कि उसका नाम भी जो है गुप्त रखा जाता है। और इनफैक्ट आपको एक और बार बताना चाहूंगा कि एक बार जब इंक्वायरी कंडक्ट हो जाती है और से जो सजा भी मुकम्मल हो जाती है या सजा नाम भी मुकम्मल हो, पर 18 साल की आयु के बाद उसके पूरे रिकॉर्ड जो सील्ड किए जाते हैं। तो यदि कहीं भी पब्लिकली भी ये चीज आपको अवेलेबल नहीं रहेगी, ऐसे नाम
जैसे कि आमतौर पे आपको अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जानना है तो आप इसकी का इंक्वायरी कर सकते हैं आरटीआई के माध्यम से कर सकते हैं, बट आप जो जुवेनाइल के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक, उनका रिकॉर्ड सील किया जाता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है आज इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण और अहम जानकारी आपकी तरफ से दी गई। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।